डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण जैसे गंभीर स्थिति में मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के स्टोर से 4000 एंटीजन किट गायब करने का मामला और तूल पकड़ने लगा है। सदर अस्पताल के स्टोर से मेडिकल उपकरण के गायब होने के मामले में अब सदर अस्पताल के कई वरीय अधिकारियों की भूमिका भी शक के दायरे में है, जिसके बगैर शह के इतने बड़े पैमाने पर स्टोर से मेडिकल किट का गायब होना कई सवाल पैदा करता है। वहीं मामले के उजागर होने के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस मामले का मुख्य आरोपी सदर अस्पताल का प्रबंधक प्रवीण कुमार अभी भी फरार चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल के स्टोर से एंटीजन टूल गायब करने की डील करीब 40 लाख में हुई थी, जिसका हिस्सा अस्पताल से जुड़े कई लोगों में बंटना था। लेकिन इससे पहले ही सदर अस्पताल के धंधेबाज मुजफ्फरपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि इस मामले में पुलिस फरार चल रहे आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में अभी सदर अस्पताल के प्रबंधक प्रवीण कुमार व सरैया के लैब टेक्नीशियन अमितेश कुमार की तलाश पुलिस कर रही है, जबकि इस मामले में 5 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं इस मामले में अभी भी सदर अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस मामले में संलिप्त किसी भी सदर अस्पताल के कर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर जिले के सिविल सर्जन और अस्पताल से जुड़े वरीय अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी का कहना है कि 2 दिनों में सदर अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हो जाएगा। फिलहाल सदर अस्पताल का काम प्रभावित न हो, इसके लिए मरवन रेफरल अस्पताल के प्रबंधक का योगदान कराया गया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन पुलिस के जांच में सभी तरह के सहयोग कर रही है। देखिए, ये तो जांच का मामला है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि लॉ कुमार के यहाँ पकड़ा गया है, सबसे पहला दोषी वो है। और उसके बाद क्या क्या है ये सब जांच का विषय है, जांच के सामने आएगी। कुल मामले में सर 5 लोग जेल जा चुके हैं, जबकि 2 नामजद जो अस्पताल का मैनेजर है और एक और आदमी है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 4 दिन। देखिए, अस्पताल का जो मैनेजर है वो नामजद अभियुक्त नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा उस पर आरोप लगाया गया है कि ये भी आदमी शामिल है। इसलिए ये जांच का विषय है, हम उसको दोषी नहीं मान सकते हैं जब तक कि जांच प्रूफ नहीं हो जाता। जांच प्रभावित हो रहा है। नहीं, गलत बोल रही है। वो यहाँ काम कर रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। अभी ड्यूटी में है। ड्यूटी में वो काम कर रहा है। जिले की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दावा किया है कि कोरोना से जुड़ी हुई किसी भी दवाई की किल्लत नहीं है। इसके बावजूद यदि कोई भी कालाबाजारी करता है तो एसोसिएशन उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। मुजफ्फरपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन साहू ने बताया कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिले में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है। यदि मरीज के परिजनों को दवा नहीं मिल रही है तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी से संपर्क करें, उन्हें अविलंब दवा मुहैया कराई जाएगी। ब्लैक मार्केटिंग में दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोई ग्राहक अधिक मात्रा में दवा खरीद कर घर में रखना चाहते हो, इसे लेकर दुकानदार के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है। जरूरत के हिसाब से ही दवा ग्राहकों को देना है। हम लोग लगातार जिले में जो है सो इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि किसी भी तरह की किसी भी पेशेंट को या किसी भी मुजफ्फरपुर वासी को दवा की कोई भी दिक्कत नहीं उठानी पड़े। हम लोग पूरे संगठन के लोग सक्रिय रूप से इस बात पर नज़र रखे हुए हैं और कोई भी अगर दवा की कमी होती है या किसी भी व्यक्ति को, वो हम लोगों से संपर्क करता है और हम लोग हर स्थिति में उस दवा को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इधर करीब 4-5 रोज से 2-3 दवाएं जो है सो मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही है। उसमें डॉक्सीसाइक्लिन, मिथाइल प्रेडनिसोलन IV और नॉक्सापायरिन, ये दवाएं प्रमुख रूप से है जो कि 4-5 रोज से नहीं मिल रही है। हम लोग अपने BCD, हमारा बिहार का संगठन है, उससे हम लोगों ने आग्रह किया था कि आप कंपनियों से बात करके और मुजफ्फरपुर में इन दवाओं की आपूर्ति शीघ्र से शीघ्र कराएं ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त जो भी दवाएं हैं, कोविड-19 में जो भी दवाएं हैं, उन सारी दवाओं को हम लोग यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं हर हाल में। उसके लिए हम यहाँ असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब कई लोग म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं।
इसे लेकर मुजफ्फरपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन साहू ने कहा कि ब्लैक फंगस की चपेट में आकर मुजफ्फरपुर के एक चिकित्सक की पत्नी दम तोड़ चुकी हैं। इनका दावा है कि इस फंगल इन्फेक्शन से किसी व्यक्ति की मौत का बिहार में यह पहला मामला है। इसकी चपेट में आने पर व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस की दवा पर्याप्त मात्रा में मुजफ्फरपुर में उपलब्ध है। अगर कोई भी दवा दुकानदार इसकी कालाबाजारी करते पाया जाता है तो एसोसिएशन उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। ब्लैक फंगस की, ये ब्लैक फंगस अभी अचानक जो कोर्टिसन का इस्तेमाल हुआ है, आपने देखा होगा पेपर में कि ये जो आईसीयू में अधिक दिनों तक रह गए, जिनको कोर्टिसन की मात्रा अधिक पड़ गई, वो पहले से जो सो कि डायबिटिक या हार्ट के पेशेंट थे, किडनी के पेशेंट थे, तो ऐसे लोगों को जो सो कि ब्लैक फंगस हो रहा है। उसमें आपने अभी देखा कि शहर का एक मतलब अपूर्णीय क्षति। तो ब्लैक फंगस की दवा मुजफ्फरपुर में या कहीं भी वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन आम मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आप ये सब कुछ सरकारी पीसीए में जब आप जाएंगे तो वहां उपलब्ध मिलेगा। एम्फोटेसिन बी इसकी मुख्य दवा है, जो कि कालाजार की दवा है, और कालाजार की ये दवा पर्याप्त मात्रा में सरकारी सप्लाई में रहा है। वो कितना लोगों में इम्प्लीमेंट हुआ सो अलग बात है, लेकिन वो पीसीए पीएससी में सरकारी स्तर पर उसकी सप्लाई होती है और वो होगा, या फिर अभी खत्म हो गया होगा, एक्सपायर हो गया हो, जो भी कुछ हुई होगी, लेकिन अब फिर से जो सो कि ये डिमांड में आया है एम्फोटेसिन बी। हमको लगता है सरकार बहुत जल्द इस पर सप्लाई शुरू कर देगी और ये पर्याप्त मात्रा में हर जगह उपलब्ध मिलेगा। कोविड जांच के लिए आई सरकारी एंटीजन किटों के कालाबाजारी का मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है। इसके साथ ही जिला स्वास्थ्य महकमे के कई अधिकारी मुख्य आरोपित सदर अस्पताल के प्रबंधक प्रवीण कुमार और सरैया के लैब टेक्नीशियन अमितेश कुमार को बचाने में जुट गए हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट पटना के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया है कि पिछले दिनों एक मरीज ने सदर अस्पताल के जांच केंद्र पर लाइन में खड़े खड़े ही अपनी बारी का इंतजार करते हुए तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर एंटीजन किट की कालाबाजारी हो रही थी। अधिवक्ता एस.के. झा ने आरोप लगाया कि इस मामले के आरोपी सदर अस्पताल के प्रबंधक की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इससे साफ जाहिर है कि अगर वह पकड़ में आया तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। नामजद आरोपी होने के बाद भी वह सदर अस्पताल में रहकर फर्जीवाड़ा के कागज दुरुस्त करने में जुटा है और पुलिस के काम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हस्तक्षेप कर रहे हैं। मामला यह है कि मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में जो कालाबाजारी का जो रैकेट जो चल रहा था, इस रैकेट में पुलिस के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई, इस प्राथमिकी में 7 कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित की गई है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन 2 व्यक्ति आज भी फरार हैं, जिसमें एक हेल्थ मैनेजर भी हैं सदर अस्पताल के। हमें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि हेल्थ मैनेजर को बचाने का कार्य सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर सहित स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारीगण कर रहे हैं। तो जिसके आलोक में हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय पटना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना को हमने पत्राचार के माध्यम से हमने सूचित किया है कि इसमें अविलंब हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो भी लोग इन्हें बचाने का कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, और जो मानवता को शर्मसार करने वाले लोग हैं अभी के वर्तमान समय में, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की जानी चाहिए। कारण यह है कि अभी के समय में जो सरकार के द्वारा जो संसाधन दिए जा रहे हैं, उस संसाधन का लाभ प्रत्येक कोरोना मरीजों को मिलना चाहिए, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं और जो इस चीज़ का कालाबाजारी कर रहे हैं वे मानवता के दुश्मन हैं, और इससे मानवता शर्मसार हो चुकी है। और हमारा
इसी के लिए हमने जो है सो हमने सभी जगह पर हमने आज पत्राचार करके हमने सूचना कर चुका है और अभी और भी कार्यालयों में हम इसकी सूचना हम प्रेषित कर रहे हैं और स्वास्थ्य मैनेजर और जो एक व्यक्ति और हैं उनकी गिरफ्तारी अविलंब से अविलंब सुनिश्चित होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में एक और लोग कोरोना से त्रस्त हैं, तो दूसरी ओर शराब माफिया इस त्रासदी में अवसर तलाश रहे हैं। कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए हर महकमा बच बचाकर काम कर रहा है। इसका फायदा उठाते हुए शराब कारोबारियों ने धंधा तेज कर दिया है। रविवार की सुबह मिठनपुरा थाना इलाके के तिनकोठिया मोहल्ले के खानकाह के समीप से उत्पाद विभाग ने टेंट हाउस के गोदाम से 40 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। शराब की यह खेप लॉकडाउन के दौरान दूसरे इलाके से लाकर शहर में इकट्ठा की गई थी और शहर में ऊंचा दाम लेकर खपाने की योजना थी, लेकिन उत्पाद विभाग के सूत्रों ने यह भेद खोल दिया। गुप्त सूचना पर एक्साइज इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने दल बल के साथ छापा मारा तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसी बीच टेंट हाउस का संचालक अज्जू साबरी चकमा देकर फरार हो गया। अज्जू साबरी एक पुराना कारोबारी है जो पहले भी जेल जा चुका है। उत्पाद निरीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि चतुर्भुज स्थान निवासी अज्जुद्दीन साबरी की संपत्ति की जांच करने के साथ ही जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। गुप्त सूचना मिली थी कि तिनकोठिया में किसी पुराने मकान में कहीं शराब का भंडारण किया हुआ है। उसी सूचना के आधार पर इस स्थान पर छापेमारी की गई और छापेमारी दरवाज़ा बंद था तो जगह की तलाशी करने पर एक कमरे से बाकी और अन्य सामानों के साथ लगभग 35 कार्टन विदेशी शराब जब्त हुआ। कारोबारी कौन है इसका पहचान? कारोबारी के बारे में अभी तलाश जारी है, पूछताछ की जाएगी, छानबीन की जाएगी। फिलहाल जिसका मकान है, मकान मालिक और कारोबारी दोनों की जानकारी मिलने के बाद उसके ऊपर अभियोग किया जाएगा, FIR किया जाएगा। लॉकडाउन में दारू लगा के अपना क्या उद्देश्य बताया थे? होम डिलीवरी की जा रही थी। चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो सामान्य लोगों का मूवमेंट पे तो रोक है, तो मकसद यही लगता है कि कहीं भंडारण करके होम डिलीवरी के मार्फत लोगों को शराब, अवैध शराब पहुँचाई जाए। थाना क्षेत्र कौन था? थाना क्षेत्र ये थाना है मिठनपुरा। मिठनपुरा थाना क्षेत्र, ये स्थान मिठनपुरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। टोटल कितनी शराब की बरामद हुई? 35 या 40 कार्टन के हिसाब से लगभग 350 लीटर के आसपास मात्रा होने का अनुमान है। पर ये टेंट हाउस वगैरह ही बताया जा रहा है। टेंट हाउस का कोई कारोबारी है जिसका नाम आ रहा है, तो टेंट हाउस की आड़ में हो सकता है शराब को भंडारण करके उसकी अवैध सप्लाई करता हो, कारोबार करता हो। तो इसमें अभी छानबीन की आवश्यकता है और जैसे ही जांच पूरी हो जाती है तो जो भी संलिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत गांव निवासी जीवक्ष राम की मौत के 4 दिनों के बाद निजी अस्पताल के प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जीवक्ष राम का इलाज कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया और रेफर करने के बावजूद परिजनों ने अस्पताल में बेड न होने की बात कहकर गॉड ग्लोकल अस्पताल में रखा। परिजनों का आरोप सरासर गलत है। आज मुझे पता लगा है कि कांटी थाना में दिया गया है, तो फिर मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं कि आप लोगों को सारी बातें मैं बता दूं कि क्या सही है क्या सही नहीं है। आपके द्वारा पैसे वगैरह भी दिए गए हैं? नहीं, मेरे से पैसे का डिमांड किया गया है लेकिन मैंने पैसे नहीं दिया उन्हें। 2 सवाल है, अस्पताल प्रबंधन द्वारा अभी तक इस मामले में FIR क्यों नहीं करवाया गया? 4 दिन हो चुके हैं मामले। देखिए, FIR इसलिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं कराया गया क्योंकि अभी हम लोग इतना व्यस्त हैं कि अगर मैं अभी FIR और पुलिस और इसमें पढ़ूंगा तो मैं पेशेंट को अपना क्वालिटी टाइम नहीं दे पाऊंगा। इस वजह से अभी एक मिनट मेरा इंपोर्टेंट है, वो पेशेंट के लिए जाना चाहिए और पेशेंट के ठीक करने के लिए जाना चाहिए। हम लोग अभी इतना ज्यादा व्यस्त है, इतना व्यस्तता के कारण हमने FIR नहीं कराया और हमने डायरेक्ट परिजन से बात किया कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो परिजन ने मुझे बोला हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है शिवशंकर झा कर रहा है और हमारे घर वाले से करवा रहा है। जो अटेंडेंट यहाँ पे था वो काउंसिल था, वो बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है सर, आपने सब कुछ मुझे बता दिया था। अब मेरे घर वालों को वो अपने कहे में ले लिए हुआ है। तो फिर भी आप भी तो परेशान हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिजन क्यों नहीं मौजूद? मैंने परिजन को फोन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, लेकिन वो मुझे बोले भी थे कि मैं आऊंगा, लेकिन वो नहीं आए। परिजनों के द्वारा कितने पैसे आपको दिए गए थे अभी तक? परिजन के द्वारा मुझे टोटल अभी तक 50,000 रुपए सिर्फ दिए गए थे, जबकि बिल हमारा कुछ ज्यादा का था क्योंकि पेशेंट का जो स्टे था वो प्रोलॉन्ग था। पेशेंट करीब 13 दिन के आसपास यहाँ पे 12 दिन स्टे किया था, तो शिवशंकर झा बोला कि सारे पैसे आकर के हम आपको दिलवा देंगे, अभी आप इनको जाने दीजिए, जल्दी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप इनको जे करके जाइए, फिर आकर के हिसाब कर दीजिएगा।
ड्यूज लगभग उनका 50,000 उन्होंने दिया हुआ था, 50,000 के आसपास और ड्यूज उनका बचा हुआ है। रविवार की दोपहर सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अखाड़ा घाट वार्ड नंबर 15 के कर्पूरी नगर निवासी स्वर्गीय जागेश्वर मंडल के 28 वर्षीय पुत्र राजू कुमार के रूप में हुई है। मृतक राजू ठेला चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक का एक 5 वर्ष का लड़का है। जानकारी के अनुसार घटना उस वक्त घटी जब राजू आज दोपहर घर के ही समीप बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान ही ज्यादा पानी में जाने के कारण डूब गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से मृतक के शव को पानी से बाहर निकलवाया। देखते ही परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए बताया कि घर से नदी में नहाने के लिए बोलकर गए थे और कुछ ही घंटों में इस घटना की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। ये ड्यूटी से आया है, नहाने गया है, नहाने के क्रम में ये डूब गया है और अभी डूब गया है तो इसको मुआवजा दीजिए। इसके छोटा बच्चा है एक, जो कोई पालन पोषण वाला है नहीं। बच्चा लोग देख रहा था, नैया वाला देखा है, वो बोला है निकाला नहीं है वो। अच्छा, फिर कैसे बाहर निकला है? तो बाहर निकला है, सिमर वाला टीम सब आया है, एसडीआर वाला तो निकाला है। ये ठेला चलाता था, मजदूर है, एक ही बच्चा है। शादी तो हो गया, 7 साल हो गया, 5 साल हो गया। आप लोग का मांग? हम लोग का मांग है कि उसको पत्नी को मिलना चाहिए मुआवजा, बच्चे को मिलना चाहिए और माँ जो है वृद्धा उसको भी चाहिए। उसके पिताजी भी नहीं है, वही सहारा था घर के। हाँ आया था, सब आया। पुलिस की तरफ से क्या अभी तो हमको नहीं मालूम चला है आश्वासन क्या मिला है, उधर भीड़ में थे बाहर। क्या नाम हुआ आपका? वहाँ से ठेला चला कर आए हैं, रोड पर से हूँ, यहाँ पर ठेला लगा दिए हैं, गए नहाने, बस उसी क्रम में वो डूब गए। क्या करते थे वो? ठेला चलाते थे, बस अपना मंडी में सुधा पट्टी में। क्या वो बच्चा है? एगो लड़का है खाली। कैसे पता चला कि डूब गया? मतलब वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे पहले से था, वही लोग बताया है कि डूब गया है। मिला कैसे? आए थे एसडीआरएफ वाला, वो सब खोजे हैं। क्या नाम है लड़का का? राजू मंडल। उम्र क्या होगा? 25 से 30 साल के बीच में होगा। क्या बच्चा है? एगो लड़का है। राजू मंडल नाम के एक लड़का था जो पानी में स्नान करने के क्रम में डूब गया है, जिसकी मृत्यु हो गई। कैसे निकाला गया उसको पानी से बाहर? एसडीआरएफ की टीम से। लगभग कितने घंटे मेहनत करना पड़ा? मोटा मोटी 1-1.5 घंटा। 1-1.25 घंटा में निकाला। क्या करता था ये? वो ठेला चलाता था। वो ठेला चलाता था। नहाने के दौरान हुआ? स्नान करने। आगे किसमें कार्रवाई? आगे के इंक्वेस्ट कर दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई किस किया जाएगा। बिहार के बाहुबलियों में शुमार पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन चल रहा है। ट्विटर पर रिलीज आनंद मोहन और जस्टिस फॉर आनंद मोहन जैसे हैशटैग ट्रेड कर रहे थे। यह ट्रेड कई घंटों तक देश भर में टॉप पर रहा। आनंद मोहन की सजा 17 मई को खत्म हो रही है। हालांकि अभी कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से उनकी रिहाई टल सकती है। इसे लेकर ही उनके समर्थक सोशल मीडिया कैंपेन द्वारा बिहार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रविवार को फ्रेंड ऑफ आनंद के बैनर तले जिलाध्यक्ष राजीव कुमार के साथ साथियों ने मिठनपुरा स्थित अपने आवास पर सांकेतिक धरना दिया और अविलंब रिहाई की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग आज सड़कों पर उतरते। यह संभव नहीं हो सका, इसलिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया ताकि सरकार तक हमारी भावना पहुंचे। किस लिए आज धरना दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोग का? जी, हम लोग का मांग है कि विगत 14 वर्षों से पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल में है। कल इसको लेकर के हमने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया था जो पूरे इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड किया और हम मांग करते हैं कि अब अविलंब उनकी रिहाई की जाए। आज उनकी रिहाई में अब 1 दिन शेष रह गया, वो शांति से अपना पूरा सज़ा काट चुके हैं और मुजफ्फरपुर का बच्चा इस बात का गवाह है कि उस दिन मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, उन्हें किस तरह से फंसाया गया। वर्तमान सरकार के मुखिया नीतीश कुमार कभी इसी मुजफ्फरपुर की धरती पर धरना देते हुए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में कहा था कि आनंद मोहन निर्दोष है, उनकी रिहाई होनी चाहिए और आज जब सज़ा पूरी हो गई तो उनकी रिहाई के लिए कमेटी का गठन नहीं हुआ है। हम मांग करते हैं कि अविलंब उनकी रिहाई हो और इस मामले में मुजफ्फरपुर के लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है क्योंकि उनको फंसाने का काम इसी धरती पर हुआ था। अगर उनकी रिहाई नहीं होती है तो फिलहाल तो हम अपने घर पर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं
हम लॉकडाउन समाप्त होते ही सड़क पर हम लोग उतरेंगे और अविलंब बहुत बड़ी प्रदर्शन करेंगे। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उनको तुरंत रिहा करे। क्या लगता है नीतीश कुमार इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं? वो तो बोले थे कि आनंद मोहन का ख्याल हम रख रहे हैं। जी बोले तो थे, लेकिन अपने बात से पलट जाना तो उनकी नियति बन चुकी है। तो पता नहीं उनका अंतरात्मा कब जगेगा। और उन्होंने कहा था कि वो हमारे मित्र हैं और उनके लिए हम लगे हुए हैं, तो मित्रता का फर्ज वो निभाएं, अन्यथा कार्यकर्ता का जो फर्ज है हम लोग निभाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार? जी बिल्कुल राजनीति के शिकार है। उनकी रिहाई हो, अभी तो सरकार से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, नहीं होती है तो हम सड़क पर उतरेंगे। रविवार को मुशर्री प्रखंड के मनिका हरिकेश पंचायत के मानशाही में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह मुकेश की अगुवाई में कोरोना महामारी में पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी और हमारी सरकार विषय पर 3 घंटों तक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के अलग अलग जिले के 100 से अधिक लोगों ने वर्चुअल रूप से ऑनलाइन जुड़कर अपने विचार व्यक्त किए। लोगों ने कहा कि राजनीतिक द्वेषवश बिहार सरकार ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करवाया है, क्योंकि वे राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहे थे। छपरा सांसद रूढ़ी द्वारा अपने आवास पर जो एम्बुलेंस छिपा रखे थे, उसको पूर्व सांसद ने उजागर किया। इससे राज्य सरकार बौखला गई। बिहार में अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी है, जो पप्पू यादव कोरोना महामारी में लोगों की मदद को पहुंचा रहे थे। दवा, ऑक्सीजन, खाना पहुंचा रहे थे और शव निकलवा रहे थे। उस मददगार को राज्य सरकार ने 32 वर्ष पुराने मामलों में गिरफ्तार किया है। आज के वेबिनार का विषय था कोरोना महामारी, माननीय पप्पू यादव की गिरफ्तारी और हमारी सरकार। इसी विषय पर वेबिनार आयोजित था। इस वेबिनार में बड़े ही गणमान्य लोग, राजनीतिक लोग, सब लोग भाग लिए और सब लोगों ने एक स्वर से माना कि माननीय पप्पू यादव की गिरफ्तारी सरकार अपना चेहरा छिपाने के लिए, अपनी विफलता बचाने के लिए, और पप्पू यादव जी के माध्यम से जो सेवा हो रहा था वो तो हो ही रहा था, सरकार की व्यवस्था का नंगा सच सामने आ रहा था। और इसी कारण माननीय पप्पू यादव की राजनीतिक गिरफ्तारी हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, और उनकी अविलंब रिहाई हो, ये बात प्रमुखता से आया। वैक्सीनेशन जो चल रहा है, वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन में जो कमियां हैं, वैक्सीनेशन जो समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है या समय पर जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इस पर भी बातें आई कि वैक्सीनेशन सब लोगों का हो, लेकिन वैक्सीनेशन उपलब्ध भी हो और वैक्सीनेशन की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो, इसकी भी बात आई। बात यह भी आई कि पूर्व में उच्च न्यायालय में आधी रात को भी खंडपीठ बैठी है और निर्णय ली है, तो माननीय पप्पू यादव जी के केस के सुनवाई पर भी हाईकोर्ट में एक सुनवाई होनी चाहिए अविलंब, या फिर निचली अदालत को यह निर्देशित किया जाना चाहिए कि उनके मुकदमे पर सुनवाई हो। कितने लोग लगभग शामिल थे? हाँ, आज के इस वेबिनार में लगभग 100 से 125 लोग शामिल थे। राज्य में गेहूं की अच्छी उपज होने के बावजूद कोरोना संक्रमण के कारण क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और लीची उत्पादकों को हो रहे नुकसान को लेकर राजद किसान प्रकोष्ठ की ओर से रविवार को राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने जेल चौक स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार सिर्फ दावा करती है कि पैक्सों और व्यापार मंडलों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, परंतु ज्यादातर किसान तय मूल्यों से बेहद कम कीमतों पर दलालों से गेहूं बेचने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं अधिग्रहण केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी नहीं की जा रही है। साथ ही लीची उत्पादक किसान लॉकडाउन और कोरोना के कारण भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, जिसे लेकर कोरोना संक्रमण काल समाप्त होने के बाद राजद किसान प्रकोष्ठ की ओर से विरोध स्वरूप विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज जो यह धरना हम लोग पूरे बिहार के हर जिले में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और विशेष करके किसान प्रकोष्ठ के जितने भी जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रखंड और पंचायत के पदाधिकारी है, सभी लोग अपने अपने आवास पर धरने पर बैठे हैं। आज इस महामारी काल में, जबकि पूरा बिहार ही नहीं देश हमारा जो है महामारी से गुजर रहा है, कोविड-19 का प्रकोप चारों तरफ व्याप्त है, हमारे साथ कैसी परिस्थिति आ गई कि हम जो है धरने पर बैठने के लिए विवश हुए हैं। हम लोग किसान परिवार से आते हैं। आज हम गांव-गांव हम लोग जाए हैं, गांव में रहते हैं,
हमने यह पाया है कि अभी जो गेहूं का फसल तैयार हुआ है, हमारे किसान जो है बिहार के लगभग 1500 रुपये क्विंटल जो है बिचौलिए जो है गेहूं की कीमत लगा रहे हैं। सरकार ने इसकी कीमत 1875 रुपये तय की है, 1900 के लगभग जो है। लेकिन कहीं भी जो है बिहार के पूरे पैक्सों में कहीं भी गेहूं की खरीदारी नहीं हो रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी यह दावा कर रहे हैं पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि गेहूं की खरीदारी चारों तरफ हो रही है, हम लक्ष्य को तुरंत प्राप्त करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं धरने के माध्यम से कि गेहूं की खरीदारी पैक्सों के द्वारा कहीं भी पूरे बिहार में नहीं हो रही है। नीतीश बाबू, आप अविलंब सभी पैक्सों को यह निर्देश दे कि वह गेहूं की खरीदारी करे, आप किसान के साथ छलावा करना बंद करें। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि में लीची की खेती होती है। सालाना 4,000 करोड़ लीची का कारोबार मुजफ्फरपुर में, और 100 करोड़ लगभग लीची का कारोबार जो है मोतिहारी में होता है। आज लीची व्यवसायी को समुचित सुविधा नहीं दे रही है इस कोरोना काल में कि वह लीची को जो है अन्य राज्यों में भेज सके, जिसके कारण किसानों को उसका उचित जो पैसा चाहिए वह उचित पैसा नहीं मिल पा रहा है। किसान बेचारे विवश है। व्यापारी बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, हम आज लीची पक गया है, लगभग लीची कई जगह टूटना शुरू भी हो गया, लेकिन किसानों के द्वारा जो है और व्यापारियों के द्वारा जो है या किसानों को कहा जा रहा है कि मुझे लीची तोड़कर हम कहाँ भेजें, क्या करें, समुचित हमको मूल्य नहीं मिल रहा है, हम अन्य राज्य में नहीं भेज सकते, इसीलिए उनका जो कीमत है जो तय किया वो भी देने को तैयार नहीं है। पिछले बार भी यही स्थिति थी, इस बार भी यही स्थिति है। बेचारे किसान क्या करेंगे, न गेहूं की खरीदारी हो रही है, न लीची का व्यवसाय उनको पैसे देने के लिए तैयार है। मक्के का रेट आज के रेट में 1300 से 1400 रुपये क्विंटल है। डीएपी का दाम जो लगभग 1200 रुपये, 50 किलो बोरे का दाम 1200 रुपये था, आज के डेट में उसकी कीमत लगभग 1900 से 2000 रुपया हो गया। 3 महीने में लगभग वह दुगुना कीमत होने जा रहा है। डीजल का दाम प्रतिदिन बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम प्रतिदिन बढ़ रहा है। बेचारे किसान क्या करें जो है। एक और महामारी में किसानों की जो स्थिति है, गांव-गांव में कोरोना फैल चुका है, सरकार केवल दावा कर रही है। नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि आप घबराइए नहीं, आपके अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन हैं? कोरोना से किसान मर रहे हैं, उनका जो है उचित दाम किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। खाद बीज का दाम आसमान छू रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। किसान मरने को विवश है, उनको अगली खेती करनी है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। 25,000 50 लाख रुपए ज़मीन बेच बेच कर लोग जो है हॉस्पिटल में जाके इलाज कराने को विवश है। ये स्थिति है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि बिहार के राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बिहार के सभी साथी हमारे आज धरना पर बैठे हैं, और यदि इस मांग को आप नहीं माने, आज हम लोग यहाँ आंशिक रूप से धरना पर बैठे हैं। कोरोना काल है, जब कोरोना हम ईश्वर से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितना जल्दी हो इस महामारी से हम लोग को छुटकारा मिले। और यदि नीतीश बाबू किसानों की मांग को आप नहीं सुने, किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन हम लोग बिहार में करेंगे। आपने वादा किया था एनडीए सरकार ने कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन स्थिति क्या है? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।